हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक आप लोगों ने ये सीख लिया कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए कैसे होता है और डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे कि आखिरकार ये जीन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ जीन, है ना। तो अगर ऐसे डायरेक्टली पूछा जाए कि जीन किसे कहते हैं, तो जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जो चीज़ इनहेरिट होता होगा फंक्शनली, स्ट्रक्चरली या फिजिकली नहीं, क्योंकि फिजिकली तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम इनहेरिट होता है, यानी कि डीएनए भी इनहेरिट होता है। लेकिन पूरा का पूरा डीएनए तो फंक्शनली एक्टिव नहीं होता है। डीएनए का कुछ हिस्सा जो होता है वो फंक्शनली एक्टिव होता है। तो डीएनए का वो हिस्सा जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, जो एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जीन कहते हैं, है ना। तो व्हाट इज जीन, तो जीन को हम बोल सकते हैं जीन फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, जीन और क्या है, तो ये फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए भी कहा जा सकता है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। अच्छा, पहले जो सेंट्रल डोगमा, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सेंट्रल डोगमा वाला पॉइंट, और फिर आते हैं इस जीन के डेफिनेशन पे। व्हाट इज सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा बच्चों एक नियम था, नियम है ना, और ये दिया गया था फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, ये वही फ्रांसिस क्रिक है जो जेम्स वॉटसन के साथ मिलके डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन किए थे। क्या था सेंट्रल डोगमा, आइए समझते हैं। सेंट्रल डोगमा के अकॉर्डिंग समझाया गया, जो सेंट्रल डोगमा है उसके अकॉर्डिंग समझाया गया कि जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है, जैसा कि हमने बताया था आपको, और रेप्लिकेट करके किसका फॉर्मेशन करता है, डीएनए का ही फॉर्मेशन करता है। यानी कि डीएनए रेप्लिकेट करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, डीएनए का। फिर डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, एमआरएनए का। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, एमआरएनए का। और एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा और किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का या पॉलीपेप्टाइड का। डीएनए जो है वो एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। किसको क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है, और ये जो प्रोसेस है डीएनए से डीएनए बनने का, इसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा हो क्या रहा है। सेंट्रल डोगमा क्या कहता है, सेंट्रल डोगमा कहता है द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का बहाव हो रहा है, कहाँ से, फ्रॉम द मास्टर कॉपी, यानी कि डीएनए। मास्टर तो यही ना है, सारा इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मास्टर कॉपी टू द वर्किंग कॉपी। काम करने वाला कॉपी कौन है, एमआरएनए। मतलब जो इंफॉर्मेशन इसके पास है वो इंफॉर्मेशन को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये करेगा। तो इसको कौन सा कॉपी कहा गया, वर्किंग कॉपी। एंड फ्रॉम आरएनए, आरएनए से किसको मिलेगा, तो आरएनए से मिलेगा ट्रेट डिसाइडिंग मॉलिक्यूल, जो ट्रेट को डिसाइड करता है ना, या फिर जो एक्सप्रेशन का इंड प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। एक्सप्रेसिंग मॉलिक्यूल कह दो या ट्रेट डिसाइडिंग मॉलिक्यूल कह दो, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन ये होगा सेंट्रल डोगमा का, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मास्टर कॉपी डीएनए टू वर्किंग कॉपी
वर्किंग कॉपी आरएनए फ्रॉम आरएनए टू एक्सप्रेसिंग मॉलिक्यूल दैट इज पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जाएगा और ये इंफॉर्मेशन हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएगा, है ना। ये इंफॉर्मेशन हमेशा ट्रेवल इसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये जो फ्लो होगा वो हमेशा कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल फ्लो होगा, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे एक बड़े मास्टर साहब ने, उनके पास जो इंफॉर्मेशन था, उन्होंने इंफॉर्मेशन अपने जिनको वो सिखा रहे हैं उनको दिया, और जो सीख रहे हैं उनका ये काम था कि वो गांव-गांव जाएं या बहुत इंटीरियर इलाकों में जाएं और वहां जाके लोगों को वो इंफॉर्मेशन दें। यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन चल रहा है ये यूनिडायरेक्शनल चल रहा है, क्योंकि गांव वाले लोग अनपढ़ हैं, मान लेते हैं उस इंटीरियर इलाके में जो गांव वाले लोग हैं वो अनपढ़ हैं, तो उनके पास तो इतना है नहीं कि वो जो है रिटर्न में इनको ज्ञान दे देंगे। तो ज्ञान का फ्लो जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है, यूनिडायरेक्शनल, फ्रॉम बड़े मास्टर साहब टू उनके ट्रेनिंग मास्टर साहब, और ट्रेनिंग मास्टर साहब किसको दे रहे हैं, गांव वालों को दे रहे हैं। तो यहाँ ज्ञान का जो फ्लो हो रहा है वो एक दिशा में हो रहा है कि दोनों दिशा में हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है। उसी प्रकार अगर इंफॉर्मेशन का ट्रेवल एक ही दिशा में कहां से कहां होगा, डीएनए से आरएनए की तरफ और आरएनए से प्रोटीन की तरफ, तो आप उसको क्या कहेंगे, सेंट्रल डोगमा कहेंगे। एंड सेंट्रल डोगमा वाज एक्सप्लेन्ड बाय फ्रांसिस क्रिक, एक्सप्लेन्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था। क्लियर है सभी लोगों को। लेकिन बाद में 1970 में दो रिसर्चर आए, टेमिन और बाल्टीमोर, और उन दोनों साहब को एक वायरस दिखा, और उन दोनों ने वायरस में इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम किया है, साथ साथ काम नहीं किया है। उन दोनों ने वायरस पे इंडिपेंडेंटली काम किया और ऑब्जर्व किया कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो तो मोस्टली आरएनए होता है, और आरएनए से डीएनए बन रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है। अब खेल समझो, डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन आरएनए से डीएनए बनेगा तो उल्टा ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अरे डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो आरएनए से डीएनए बनेगा तो क्या कहोगे, उल्टा ट्रांसक्रिप्शन। उल्टा ट्रांसक्रिप्शन बोले तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आरएनए को टेम्पलेट मानते हुए किसका फॉर्मेशन करवा देता है, डीएनए का। तो उसको कहा गया रिवर्स सेंट्रल डोगमा, यानी कि सेंट्रल डोगमा यहां पे थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है। फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया डोगमा थोड़ा सा इसमें बदलाव होने जा रहा है, और इस डोगमे का नाम है रिवर्स सेंट्रल डोगमा। रिवर्स सेंट्रल डोगमा किसने एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। टेमिन एंड बाल्टीमोर साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था, और क्या कहा, सब कुछ वैसा का वैसा रहा। देखिए डीएनए से डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन के माध्यम से, कोई पंगा नहीं। डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से, कोई पंगा नहीं। आरएनए से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन के माध्यम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब कुछ वैसा का वैसा है कि नहीं। चलिए इस प्रोसेस का नाम क्या लिखा जाएगा, इसको हम लिखेंगे रेप्लिकेशन। इसको क्या लिखेंगे, ये होगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन होगा। और इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, तो इस प्रोसेस का नाम होगा ट्रांसलेशन। लेकिन आरएनए से क्या बनने लग गया ना बच्चों, आरएनए से क्या बनने लग गया, डीएनए बनने लग गया। आरएनए से डीएनए बनने लग गया। एक एंजाइम डिस्कवर हुआ था जिसका नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
और उस एंजाइम से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का फेनोमेना हुआ, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कौन सा फेनोमेना होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए से किसका फॉर्मेशन होने लग गया, डीएनए का फॉर्मेशन होने लग गया, और इस प्रोसेस को कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यानी कि HIV नाम का जो वायरस होता है उसके बारे में आपने सुना होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एक आरएनए वायरस होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, और जब वो हमारे सेल में जाता है, ह्यूमन के सेल में जाता है, तो वो पहले अपने आरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, और इससे क्या बनाता है, वो डीएनए बनाता है, और उसका डीएनए फिर हमारे डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होता है। मतलब आरएनए से वो पहले डीएनए बनाएगा और डीएनए फिर हमारे डीएनए के साथ जुड़ेगा, आरएनए से डीएनए बनाएगा। बताओ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। इसको कहा गया रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। क्लियर हो चुका है। देने वाले नाम टेमिन एंड बाल्टीमोर। मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को सबसे पहली बार इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, मतलब ये दोनों साथ काम नहीं कर रहे थे, स्वतंत्रता के साथ अलग अलग काम कर रहे थे, और स्वतंत्र रूप से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को सबसे पहले पढ़ने वाले रिसर्चर का नाम क्या है बच्चों, टेमिन और बाल्टीमोर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब समझते हैं जीन, क्योंकि हमने स्टार्ट तो जीन के डेफिनेशन से किया था। किसको कहते हैं जीन, तो पहले से हम लोग का ये मानना होता है ना कि जीन अक्सर हम उसको कहते हैं, मतलब डीएनए का वो सेगमेंट, वो हिस्सा जो प्रोटीन बनवा देगा, डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन बनवा देगा उसको हम लोग जीन कह देंगे। डीएनए का वो हिस्सा जो अगले जनरेशन में जाके फंक्शनल रहता होगा, काम करता होगा, उसको हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कह देते हैं। मान लो ये पूरा डीएनए है और डीएनए का सिर्फ इतना सा हिस्सा अगले जाएगा, तो पूरा डीएनए देखो अगले जनरेशन में जाएगा तो पूरा डीएनए, लेकिन डीएनए का सिर्फ इतना सा हिस्सा अगले जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब प्रोटीन बनवा रहा है। तो हमने कह दिया डीएनए का वो हिस्सा जो अगले जनरेशन में जाके काम करता है, एक्सप्रेशन में भाग लेता है, मतलब यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है ना। मेरे अंदर डीएनए का ये हिस्सा ही एक्सप्रेस कर रहा है, तो मेरे हिसाब से समझो, मेरे हिसाब से समझो डीएनए का वो हिस्सा जो मेरे अंदर एक्सप्रेस कर रहा है, अरे एक्सप्रेशन का मतलब है प्रोटीन बनवाना, है ना, यही तो एक्सप्रेशन बताए हैं। अगर कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन, यहां से लेकर के यहां तक को क्या कहते हैं आप, एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन को, फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, इसी को कहते हैं। मतलब जीन एक्सप्रेस कर रहा है, आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो क्या रेप्लिकेशन को एक्सप्रेशन में लाया जाए, बिल्कुल नहीं। अरे एक्सप्रेस करने का मतलब है कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है और वो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हम आपके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको ना एक्सप्रेशन कहेंगे। हम अपना कॉपी का कॉपी बना रहे हैं, कॉपी का कॉपी बना रहे हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तुमको दे नहीं रहे हैं, हम सिर्फ कॉपी बनाते चले जा रहे हैं अपना। तो इससे तुमको क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉपी नहीं बनाना, एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो हम सब जगह फैलाएं और अंतिम में जो बनना चाहिए वो प्रोडक्ट बने, और वो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो बताओ एक जीन एक्सप्रेशन में कौन कौन आएगा, ट्रांसक्रिप्शन आएगा और ट्रांसलेशन आएगा, लेकिन क्या कभी भी रेप्लिकेशन आएगा, असंभव। रेप्लिकेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ सभी लोगों को। चलिए तो हम बात कर रहे थे जीन का शुरुआती डेफिनेशन। तो पहले तो बेसिक यही सोचा लोगों ने, ध्यान से सुनते चलना, बेसिक यही सोचा कि ये मान लो पूरा डीएनए है और अगले जनरेशन में तुम पढ़ना क्या चाहते हो, पहले ये सोचो क्या पढ़ना चाहते हो। खुद के बारे में पढ़ना चाहते हो कि मेरे से मेरे बच्चे में जो इनहेरिट हुआ है उसके बारे में पढ़ना चाहते हो, पहले ये दिमाग में एकदम गांठ बांध लो, तभी चीजें क्लियर होगा, नहीं तो नहीं क्लियर होगा, है ना, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो पहला हम चाहते हैं कि मेरे से मेरे बच्चे में क्या गया है। तो मान लो ये मेरा डीएनए था, है ना, ये मेरा डीएनए था,
ये पूरा का पूरा डीएनए मेरे बच्चे में गया होगा। अब जब ये पूरा का पूरा डीएनए मेरे बच्चे में गया होगा तो क्या पूरा डीएनए बच्चे के अंदर प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होगा? नहीं, डीएनए का कुछ हिस्सा ही इन्वॉल्व होगा। तो हमने जब पढ़ा ना तो पता चला कि मेरे बच्चे के अंदर सिर्फ डीएनए का ये वाला जो हिस्सा है वो इन्वॉल्व है प्रोटीन बनाने में, यानी कि सिर्फ ये हिस्सा इनहेरिट होने के बावजूद फंक्शनल है और बाकी ये सब हिस्सा इनहेरिट होने के बावजूद फंक्शनल नहीं है। यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के प्रक्रिया को इनहेरिटेंस कहते हैं और सिर्फ ये वाला जो है वो अगले जनरेशन में जाने के बावजूद फंक्शनल है और ये वाला सब जाने के बावजूद फंक्शनल नहीं है। यानी कि आप इसको क्या कहिएगा? इनहेरिट होने के बावजूद फंक्शनल है कि नहीं है? तो फंक्शनल है, तो इसको कहा जाएगा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन कैसा यूनिट? फंक्शनल यूनिट, यानी कि इनहेरिट होने के बावजूद वो वहां फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए उसको कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। किस व्यू में हमने पढ़ा? इनहेरिटेंस व्यू में पढ़ा। मेंडल साहब जो समझाना चाहते थे उस व्यू में पढ़ा। यानी कि अगर आप इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर हुआ? लेकिन नहीं, अब हम अपने व्यू में पढ़ना चाहते हैं, अपने बॉडी में पढ़ना चाहते हैं। तो मानिए ये मेरा डीएनए है ना, और हमने अपने बॉडी में ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ इतना हिस्सा ऑफ डीएनए एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि सिर्फ इतना हिस्सा ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है और उससे फिर प्रोटीन बनता है। यानी कि इसको क्या कहोगे? फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन। इनहेरिटेंस नहीं बच्चों, फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन। अगर इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो वो एक अलग चीज है, और अपने बॉडी के हिसाब से बात करोगे तो यूनिट ऑफ क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो बताओ, फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन भी कौन है? जीन है। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कौन है? तो जीन है। लेकिन ये यूनिट है कहाँ? तो ऑब्वियस सी बात, तब से तो बोल रहे हैं डीएनए पे है। डीएनए का ही ना सेगमेंट है जी, ये पूरा डीएनए था और ये उसका सेगमेंट है। तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, that is the unit of inheritance and that is the unit of expression। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? या अभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है? किसी भी प्रकार का डाउट हो इस टॉपिक से आप उसको कमेंट में लिखे, उसका एक्सप्लेनेशन आपको पक्का दिया जाएगा। वैसे मेरा कोशिश रहता है सबसे आसान से आसान तरीके में आपको चीज़ें समझा देना ताकि डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी डाउट्स तो हो सकते हैं, है ना। तो जीन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब है सबसे बड़ी परेशानी। सबसे बड़ी परेशानी क्या है? दो बड़ी परेशानी है, दो बड़ी परेशानी है। पहली परेशानी ये है कि हमने तो जीन को बोल दिया फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन का भी क्या होता है? यूनिट होता है। तो ये तो हमने इसको सब समझा दिया। लेकिन अब पंगा ये है कि अगर हम एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हम तो ये बोलेंगे कि डीएनए का कोई सेगमेंट है, डीएनए का कोई सेगमेंट है जिसको हम जीन कह रहे हैं, और जो जीन होता है वो जीन से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। क्योंकि एक्सप्रेशन में तो कोई भी एरा गैरा आरएनए नहीं चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो तो एमआरएनए के माध्यम से होता है। तो जीन से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये समझा दिया कि जीन से एमआरएनए बनेगा, मतलब एमआरएनए जब जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है तब बनता है, ये माना गया। लेकिन बाद में देखा गया कि जीन के ही ट्रांसक्रिप्शन से टीआरएनए भी बनता है, जीन के ही ट्रांसक्रिप्शन से टीआरएनए भी बनता है, और जीन के ही ट्रांसक्रिप्शन से आरआरएनए भी बनता है। अब पंगा हो गया। अब जीन किसको बोले भाई? तब से बोल रहे हैं कि जीन फंक्शनल यूनिट ऑफ सेगमेंट है जिससे एमआरएनए बनेगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि ना ना, जीन से ही टीआरएनए बनता है और जीन से ही आरआरएनए बनता है। यानी कि आप
जीन को इस तरीके से डिफाइन नहीं कर पाइएगा डीएनए के आधार पे, क्योंकि अगर तुम डीएनए के आधार पे जीन को डिफाइन करोगे तो यही पंगा होते रहेगा। मतलब ये डीएनए है और हम बोलते हैं कि ये जीन है जो एमआरएनए बनाएगा, लेकिन टीआरएनए भी बनाता है और आरआरएनए भी बनाता है। इसका मतलब डीएनए को आधार मानते हुए, बेस मानते हुए आप कभी भी जीन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये वही बात हो गई कि एक आदमी है और उसके रेफरेंस में उसके परिवार वाले को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब वो आदमी अच्छा है तो उसका परिवार वाला सब अच्छे होगा, जबकि उसके परिवार में एक चोर निकल गया, एक डकैत निकल गया, एक जो है बहुत अच्छा आदमी भी निकल गया, हमेशा सब बुरा काहे निकलेगा? तो तुम्हारा डेफिनेशन तो गलत ना हो गया। तुमने बोला इस आदमी के परिवार का सब जो होगा वो अच्छा होगा, लेकिन एक चोर है, एक डकैत है और एक जो है वो अच्छा आदमी है। यानी कि आपने उन तीनों को इस आदमी के आधार पर डिफाइन कर दिया था, तो पंगा हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही जीन को आप डीएनए के सेगमेंट के आधार पर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, नहीं तो यही प्रॉब्लम आपको हमेशा क्या होगा, होते रहेगा। करेंगे जीन अंत तक में आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन डीएनए के सेगमेंट के आधार पे इसको डिफाइन कर पाना मुश्किल है। तो हम बोल सकते हैं इट इज टफ या डिफिकल्ट टू डिफाइन जीन ऑन बेसिस ऑफ डीएनए सेगमेंट। डीएनए सेगमेंट या सीक्वेंस बोल दें तो ज़्यादा बेहतर है। डीएनए का जो सीक्वेंस है उसके आधार पे जीन को डिफाइन कर पाना जो है वो बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट है। क्लियर हुआ? तो चलो ये तो हुआ। अब हम क्या बोलें, जीन तो बोल नहीं पा रहे हैं और हमको ना सिर्फ ये ऊपर वाले बोलने में थोड़ा इंटरेस्ट है, ये टीआरएनए और आरआरएनए वाले में हमको इंटरेस्ट नहीं है। हमको इंटरेस्ट है कि खाली एमआरएनए बनाता हो उसको क्या कहें, तो उसको आप जीन नहीं कहेंगे बच्चों। बाद में फिर एक और टर्म डिफाइन हुआ और उस टर्म का नाम पड़ा सिस्ट्रॉन। क्या नाम पड़ा? सिस्ट्रॉन। और बोला गया कि जैसे डीएनए का फंक्शनल यूनिट जीन होता है, वैसे जीन का फंक्शनल यूनिट सिस्ट्रॉन होता है। अब खेल समझिए, डीएनए का फंक्शनल यूनिट कौन है? जीन है। मतलब ये पूरा डीएनए है और इस डीएनए का फंक्शनल यूनिट ये ब्लू वाला हिस्सा ये जीन है। लेकिन अब समझ में आया कि नहीं, जीन का भी फंक्शनल यूनिट है और वो सिर्फ ये ढक्कन, क्योंकि ब्लू वाला हिस्सा कुछ नीचे रह गया, वो सिर्फ ये ढक्कन, और इसका नाम क्या होगा? सिस्ट्रॉन। व्हाट इज सिस्ट्रॉन? इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन जो एमआरएनए बनवाता है, और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। यानी कि सिर्फ पॉलीपेप्टाइड अगर बनवाना चाहते हो तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? जीन पढ़ना चाहिए कि सिस्ट्रॉन पढ़ना चाहिए? तो सिस्ट्रॉन पढ़ना चाहिए। क्लियर है? सिस्ट्रॉन पढ़ना चाहिए। तो व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन को हम डिफाइन करेंगे, जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ inheritance and expression. It is functional segment of DNA। ठीक है? अब सिस्ट्रॉन क्या है? What is सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन है it is functional unit of gene। ये functional unit of gene है, involved in synthesis of polypeptide। यानी कि पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस में जो इन्वॉल्व होगा उसको आप क्या कहेंगे? सिस्ट्रॉन। यानी कि जहां से एमआरएनए बनेगा, टीआरएनए और आरआरएनए नहीं, एमआरएनए बनेगा और बाद में वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिस्ट्रॉन कहेंगे। एंड सिस्ट्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या? जीन। क्लियर है? तो बाद में यूकैरियोटिक डीएनए पढ़ा गया, प्रोकैरियोटिक डीएनए पढ़ा गया। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए को जब पढ़ा गया
तो पता चला कि यूकैरियोटिक डीएनए में और प्रोकैरियोटिक डीएनए में जो स्ट्रक्चरल जीन था, मतलब वो जीन का हिस्सा जहां से प्रोटीन बनने वाला है, उसको हमने स्ट्रक्चरल जीन कहा। और उस स्ट्रक्चरल जीन में सिस्ट्रॉन होना चाहिए। उस स्ट्रक्चरल जीन में क्या होना चाहिए? सिस्ट्रॉन होना चाहिए। तो यूकैरियोटिक डीएनए में सिर्फ एक सिस्ट्रॉन था और प्रोकैरियोटिक डीएनए में मोर देन वन सिस्ट्रॉन था। यानी कि एक जीन में सिर्फ एक सिस्ट्रॉन होगा तो कहना मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, और एक जीन में अगर एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन होगा तो क्या कहोगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। उसके पहले ये वाला चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है, जो एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जा रहा है, इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जा रहा है, उसको जीन कहा जाता है। हालांकि आप डीएनए के सीक्वेंस को देखते हुए जीन के पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाइएगा। जीन कैन नॉट बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ये फंक्शन के आधार पर डिफाइन हो सकता है, इसलिए हर जगह फंक्शन बोला जा रहा है। पोजीशन या सीक्वेंस के आधार पर डिफाइन मुश्किल है इसको करना। क्लियर है? बहरहाल हम कह सकते हैं ये डीएनए का फंक्शनल यूनिट होता है। लेकिन जीन का भी जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, जो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में इन्वॉल्व्ड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन कहते हैं। तो चलिए अब एक और लफड़ा है, उस लफड़े को भी समझा जाए। यानी कि यहां से एक चीज तो पता चल रहा है कि एक जीन से एक प्रोटीन भी बन सकता है और एक से ज्यादा प्रोटीन भी बन सकता है। कैसे? समझना। ये रहा यूकैरियोटिक डीएनए, ये रहा यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है? और ये रहा प्रोकैरियोटिक डीएनए। देखो प्रोकैरियोटिक डीएनए सर्कुलर होता है, हमको मालूम है, लेकिन समझाने के दौरान हम लीनियर बना के दिखा रहे हैं। बाकी होता कैसा है? सर्कुलर। तो ये कौन सा डीएनए है? प्रोकैरियोटिक डीएनए है। और ये कौन सा डीएनए है? यूकैरियोटिक डीएनए है। चलो अब इसमें जीन कहाँ है? चलो मार्क कर लेते हैं। यहां से लेकर के यहां तक कौन सा जीन है? स्ट्रक्चरल जीन है। इसको कहा जाएगा स्ट्रक्चरल जीन, जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा, है ना? ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा। और यहां से यहां तक का ये इसका कौन हो गया? स्ट्रक्चरल जीन, जो किस में भाग लेगा? ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा। क्लियर है? चलिए इसके अंदर ना, यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर देखा गया कि एक जीन में सिर्फ एक सिस्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसके एक जीन से, इतना बड़ा जीन से सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड कोड हो सके, सिर्फ उतना का इंफॉर्मेशन पास हुआ। तो इसके पास कितना सिस्ट्रॉन था? एक सिस्ट्रॉन था। और इसके पास कितना सिस्ट्रॉन था? मोर देन वन सिस्ट्रॉन था। तो इसको क्या कहा गया? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या कहा गया? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और इसको क्या कहा गया? मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो हम बोलेंगे हैव information to code only one polypeptide, have only one polypeptide. It means this structural gene have only one सिस्ट्रॉन। इसके पास सिर्फ कितना सिस्ट्रॉन है? सिर्फ एक सिस्ट्रॉन है। तो बताइए इस जीन को क्या कहिएगा? सो दिस स्ट्रक्चरल जीन कॉल्ड क्या कहलाएगा? मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये मोनोसिस्ट्रॉनिक कहलाएगा क्योंकि इसके पास सिस्ट्रॉन कितना है? एक। मतलब कितना पॉलीपेप्टाइड बनेगा? एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा। लेकिन यहां पे हैव इंफॉर्मेशन टू कोड फॉर
मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, एक से पॉलीपेप्टाइड को कोड करने का इसके पास इंफॉर्मेशन है। इट मीन्स दिस structural gene have more than one cistron, that is they are कैसा कहलाएगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। इसको कहेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन और इसको क्या कहेंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। यानी कि यूकैरियोटिक जीन जो होता है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है और इधर जो होता है प्रोकैरियोट्स वगैरह में कैसा होता है, मोस्टली पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए मोस्टली कैसा होगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा। यूकैरियोटिक डीएनए मोस्टली कैसा होगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक? तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, डीएनए भाई साहब, डीएनए का वो फंक्शनल सेगमेंट जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व्ड है उसको हमने कहा जीन। फिर पता चला कि जीन में भी एक सेगमेंट होता है, फंक्शनल सेगमेंट होता है, यूनिट होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीनें बनाने में इन्वॉल्व होता है, उसको हमने कहा सिस्ट्रॉन। फिर हमको पता चला कि अच्छा एक जीन में एक के प्रोटीन का इंफॉर्मेशन है, एक जीन में एक ही प्रोटीन का इंफॉर्मेशन है, तो इसको हमने कहा मोनोसिस्ट्रॉनिक। और हमको पता चला कि नहीं, एक जीन में मोर देन वन प्रोटीन का इंफॉर्मेशन है, तो इसको हमने कहा पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन किस में पाया जाता है, तो मोस्टली प्रोकैरियोट में पाया जाता है और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है। और मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक डीएनए में पाया जाता है। क्लियर हो चुका है? अब यहाँ एक छोटा सा बात ना हम यूकैरियोटिक डीएनए को लेके और करना चाहते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में हमारा जो कहना था वो हम कह चुके हैं। यहाँ तक में अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में पक्का लिखें, उसके बारे में आपको वहाँ पे सॉल्व करके बताया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यूकैरियोटिक के बारे में दो और बातें हम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं ऐसा? यूकैरियोटिक डीएनए का हम ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। जरा स्ट्रक्चरल जीन का हम क्या करवाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। यही स्ट्रक्चरल जीन है और इसको हम क्या करवाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। तो चलो इस जीन का हुआ ट्रांसक्रिप्शन, इस जीन का हुआ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद ये कोई आरएनए बन के तैयार हुआ, आरएनए बन के तैयार हुआ। अच्छा, इस आरएनए में ना हमको क्या पता चला कि इतना सा जो हिस्सा है ये एक्सप्रेशन में भाग लेगा, हैव एक्सप्रेशन एबिलिटी, यानी कि ये एक्सप्रेशन में क्या करेगा, भाग लेगा। इतना सा जो हिस्सा है ना वो एक्सप्रेशन में भाग लेगा। हैव एक्सप्रेशन एबिलिटी, एक्सप्रेस करने की एबिलिटी है। इतना सा जो हिस्सा है वो एक्सप्रेशन में भाग लेगा, तो इसको क्या कहेंगे, हैव एक्सप्रेशन एबिलिटी। मतलब आप देख सकते हैं ये सेगमेंट ऑफ आरएनए एक्सप्रेस में भाग ले सकता है, ये सेगमेंट ऑफ आरएनए एक्सप्रेशन में भाग ले सकता है, ये सेगमेंट ऑफ आरएनए एक्सप्रेशन में भाग ले सकता है। लेकिन अच्छी बात ये है या बुरी बात ये है कि ये सारा हिस्सा एक साथ नहीं है। इस हिस्से और इस हिस्से के बीच में एक और चीज है जो क्या कर रहा है ना, इनको इंटरप्ट कर रहा है। कबाब की हड्डी बना हुआ है, दो लोग एक्सप्रेशन में भाग लेना चाहते हैं, इन दोनों साहब को साथ में नहीं रहने दे रहा है, बीच में कबाब की हड्डी की तरह काम कर रहा है। ये दोनों साहब एक्सप्रेशन में भाग लेना चाहते हैं लेकिन ये दोनों साथ नहीं रहने दे रहा है, ये इसके बीच में कबाब की हड्डी की तरह काम कर रहा है। मतलब इंटरप्ट कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, मतलब इंटरप्ट कर रहा है। तो बताओ इसको कौन सा सीक्वेंस कहेंगे, इंटरप्टिंग सीक्वेंस कहेंगे। इसको कहा जाएगा इंटरप्टिंग सीक्वेंस
इसको भी क्या कहा जाएगा? इंटरप्टिंग सीक्वेंस। इंटरप्टिंग सीक्वेंस। तो देखो, जो एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस होता है, जो एक्सप्रेस करने की एबिलिटी रखता है, उसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, और जो इंटरप्टिंग सीक्वेंस होता है उसको हम लोग इंट्रॉन कहते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? इंटरप्टिंग सीक्वेंस को इंट्रॉन और एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस को एक्सॉन। देखो EX बोले तो एक्सप्रेस करना, तो वो यूनिट ON, वो यूनिट जो एक्सप्रेस करता है, इंटरप्ट INTR, ये देखिए इंटरप्ट करता है, एक ऐसा यूनिट जो इंटरप्ट करता है उसको इंट्रॉन कहेंगे। तो बताइए इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है, ये जो है रेड वाला वो कौन है? इंट्रॉन है, और ये ब्लू वाला सब कौन है? एक्सॉन है। ये ब्लू वाला सब कौन है? एक्सॉन है। तो चलिए अब इसका नाम लिख देते हैं। इसको क्या लिखेंगे? इंट्रॉन है, इंट्रॉन। ये भी कौन है? इंट्रॉन है। और ये कौन है? ये एक्सॉन है। ये भी कौन है? एक्सॉन है। और ये भी कौन है? एक्सॉन है। अब सवाल उठता है कि मतलब अलग खेल चल रहा है जी। अलग खेल ये चल रहा है कि हमको तो खाली एक्सॉन 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 ना साथ में चाहिए था, लेकिन यहाँ एक्सॉन एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन है। इसका मतलब पक्का इस स्ट्रक्चरल जीन में जो जीन का सेगमेंट है, जो ध्यान से सुनना, बीच बीच में कौन आ रहा है? इंट्रॉन आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि पक्का इस स्ट्रक्चरल जीन में जो जीन का सेगमेंट है वो एक साथ में उस सीक्वेंस को नहीं रखा है जो एक्सप्रेशन में भाग लेगा, वो बीच बीच में स्प्लिट कर गया है। मतलब जीन हमारा किस फॉर्म में है? स्प्लिट फॉर्म में है, स्प्लिटेड है। मतलब जीन का कुछ हिस्सा जो एक्सप्रेशन करेगा, जीन का कुछ हिस्सा जो एक्सप्रेशन करेगा के बीच में वो हिस्सा भी है जो एक्सप्रेशन नहीं करेगा। इसका मतलब जीन आपका कैसा है? स्प्लिट है कि नहीं है? तो स्प्लिट है। इसको कहते हैं स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट, और ये किस में देखा गया? यूकैरियोट में देखा गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? यूकैरियोटिक डीएनए, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स बिटवीन एक्सॉन्स एक्सप्लेन दैट जीन आर स्प्लिट। यूकैरियोटिक जीन are present as split form। स्प्लिट जीन के फॉर्म में है कि नहीं है? बीच बीच में कुछ कुछ इंटरप्टिंग सीक्वेंस है। हालांकि पूरा का पूरा यूकैरियोटिक जीन स्प्लिट फॉर्म में नहीं होता है। मतलब हर यूकैरियोटिक जीन में जब आरएनए बनेगा तो बीच में इंट्रॉन आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जैसे हिस्टोन प्रोटीन बनाने वाला जो जीन होता है उसमें इंट्रॉन नहीं आता है। इंटरफेरोन बनाने वाला जो जीन होता है उसमें इंट्रॉन नहीं आता है। मतलब हिस्टोन प्रोटीन और इंटरफेरोन बनाने वाले जीन में इंट्रॉन नहीं आता है, यानी कि वो स्प्लिट फॉर्म में पाया नहीं जाता है। बाकी मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक जीन जो होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? स्प्लिट फॉर्म में पाया जाता है। तो ये स्प्लिट हो गया, ये स्प्लिट होता है। अच्छा, ये जो आरएनए बना होगा, ये लास्ट वाले वीडियो में हम बता रखे हैं, इस आरएनए का नाम होता है HN आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। और इस आरएनए का हमने बताया था प्रोसेसिंग होता है, इसमें से इंट्रॉन को काट के हटा दिया जाता है और सारे एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है और mRNA बन जाता है ना। इंट्रॉन्स को काट के हटा दिया जाता है, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, introns are removed and exons are ligated together, साथ में उसको जोड़ दिया गया। तो बताइए इस तरीके से बन गया कि नहीं बन गया? इसको आप क्या कहेंगे? mRNA, मैसेंजर आरएनए। अब खेल समझिए, अब एक और चीज हम समझाने जा रहे हैं।
जब जीन तक तो स्प्लिट था, बर्दाश्त कर लिया, जीन हमारा स्प्लिट फॉर्म में था, बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब जीन से वही स्प्लिट वाला इंफॉर्मेशन, मतलब काम वाला इंफॉर्मेशन और बिना काम वाला इंफॉर्मेशन आरएनए में आया, तो आरएनए का हमने बर्दाश्त करेंगे? हम नहीं करेंगे। तुम बर्दाश्त कर रहा था, करो, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे अगर काम करवाना है तो सिर्फ कामे वाला चीज दो, बिना काम वाला चीज मत दो हमको। और बिना काम वाला चीज मत दो, लेकिन चीज तो आ चुका था, इंट्रॉन। तो आरएनए कहा कि रुको, इंट्रॉन आया है, इसको अभी काट के हम भगाते हैं, और सारा इंट्रॉन को काट काट के हटा दिया और एक्सॉन को जोड़ दिया। मतलब आरएनए थोड़ा सा भी कचरा वाला चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, जबकि जीन उसको ढोते आ रहा है। वो जो बिना काम का चीज है उसको भी ढोते आ रहा है बच्चों। तो क्या लगता है कौन डोमिनेंट है? आरएनए डोमिनेंट है कि जीन डोमिनेंट है, मतलब डीएनए डोमिनेंट है? तो आप बोलोगे डीएनए डोमिनेट नहीं हो सकता है, आरएनए है। अरे डीएनए कैसे डोमिनेट करेगा? डीएनए अगर डोमिनेट कहता तो आरएनए को कहता चुपचाप जो हम भेजे हैं उसको करो, इधर उधर कुछ नहीं करना है। लेकिन ये आरएनए उल्टा नटखेला किए हुए है। आरएनए कह रहा है कि अरे ये तुम कचरा भेज दिया, हम ही कचरा नहीं रखेंगे, हम ही कचरा हटाएंगे और अपना हिसाब से काम करेंगे। मतलब तुम इतना भेजा हो, हम नहीं जानते हैं, हम इतने का काम करेंगे। मतलब डोमिनेंसी किसकी तरफ चल रही है? आरएनए की तरफ। अगर जो डीएनए डोमिनेट होता तो डीएनए कहता यही होगा, तो यही होगा, लेकिन हो कुछ और रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है ये क्या समझाता है कि आरएनए वर्ल्ड डोमिनेंट है कि डीएनए वर्ल्ड डोमिनेंट है? तो आरएनए वर्ल्ड। तो बच्चों कभी भी जब आप ये टॉपिक पढ़ना कि आरएनए का प्रोसेसिंग होके इंट्रॉन को हटा के मैसेंजर आरएनए बनाया जा रहा है, तो ये प्रक्रिया एक्सप्लेन करता है डोमिनेंस ऑफ आरएनए ओवर डीएनए। क्या एक्सप्लेन करता है? दिस प्रोसेस एक्सप्लेन्स डोमिनेंस ऑफ आरएनए। ये आरएनए के डोमिनेंस को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। आरएनए वर्ल्ड पहले हुआ करता था, इस बात को फिर से याद दिला रहा है। क्लियर है कि नहीं है? चलो ये भी क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है इंट्रॉन को कोड करने वाला इंफॉर्मेशन इसके पास है काहे? क्यों है? इंट्रॉन को कोड करने वाला इंफॉर्मेशन इसके पास क्यों है? तो पता चला कि बहुत वर्ष पहले, बहुत जनरेशन पहले ये पूरा सीक्वेंस से सिर्फ एक्सप्रेसिंग वाला बनता था, लेकिन बाद में चेंज होते चला गया काम मामला, और कुछ कुछ एक्सप्रेशन में भाग स्टिल लेते रहा और कुछ कुछ एक्सप्रेशन में भाग लेना छोड़ दिया। यानी कि वो आज इंट्रॉन के रूप में मौजूद है। यानी कि अगर आप इंट्रॉन पढ़ रहे हैं तो ये आपको याद दिलाता है प्राचीन डीएनए के बारे में, प्राचीन फीचर के बारे में आपको याद दिलाता है। और इसी को कहा जाता है इट रिप्रेजेंट्स द रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स in structural gene represents reminiscent of antiquity। देखो रेमिनिसेंट मतलब याद ताजा करवाना, याद दिलाना। एंटीक्विटी का मतलब होता है प्राचीन बात, जो बात बहुत पुरानी थी। यानी कि पुराने समय में शायद ये इंट्रॉन इंटरप्टिंग नहीं था, ये एक्सप्रेशन में भाग लेता होगा, लेकिन आज ये इंटरप्टिंग है। तो आज ये इसलिए है क्योंकि प्राचीन समय में शायद ये फंक्शनल होता होगा। तो इसका आज दिखना ये याद दिलाता है कि प्राचीन बात में कुछ और होता होगा। तो प्राचीन के बारे में याद दिलाता है, मतलब नोस्टैल्जिया, पुरानी बातों को याद दिलाना। मतलब इंट्रॉन को देख के आरएनए नोस्टैल्जिक हो जाता है, उसको पुरानी बातें याद होने लग जाती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बस यही था हमारा जीन, सिस्ट्रॉन, मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट एंड रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। इन सारे टर्म्स में अगर आपको कोई परेशानी अभी भी रह जाती है
तो आप उसको कृपया करके कमेंट में ज़रूर लिखें, उसका सॉल्यूशन वहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने अपने आसान से आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, लेकिन फिर भी डाउट्स हो सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जेनेटिक कोड के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।